अब कौन सी ऐसी सियासी जमातें रह गई हैं जो इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगी? उसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की धरने की सपोर्ट पीटीआई चेयरमैन, बानी चेयरमैन ने कर दी है। उन्होंने अपने वर्कर से कहा है कि वो जमात इस्लामी के धरने में जाएं। बस यही एक कॉमनैलिटी है। वरना आपको याद है जब कराची में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, उस वक्त पीटीआई और जमात इस्लामी अलहदा लड़े थे। हालांकि हाफिज नईम साहब खुद मेयर के उम्मीदवार थे, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी और पीटीआई इकट्ठी नहीं बैठी जी। अब जमात इस्लामी का जो पार्लियामेंट में स्टेक है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, शायद ही कहीं का दुक्का किसी असेंबली के उनके मेंबर्स हों, तो उनको तो यही धरना और एजुटेशन। जबकि पीटीआई पार्लियामेंट में भी मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद है। तो ये अलायंस बने, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से पीटीआई ने अलायंस बनाया हुआ है। क्या जमात इस्लामी के आने से उसमें मजीद तक़वियत आ जाएगी? इससे बढ़कर असल सवाल ये है कि इस अलायंस को और आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI को लेकर किस इत्तेहाद में शामिल होंगे नहीं, ये बुनियादी सवाल है। और इसके लिए आपको याद है कि चले माजी की बातें नहीं करता मैं कि क्या अलकाबात पीटीआई वाले मौलाना साहब के लिए लगाया करते थे, लेकिन अभी मौलाना साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा कि पीटीआई मान गई है कि हम असेंबलियों से भी छोड़ देंगे और हम अपनी हुकूमत भी छोड़ देंगे, तो जिसका फौरन जवाब आया कि नहीं पीटीआई की तरफ से कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर तो ये बड़ा अलायंस का मतलब JUI का आना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आना है इसमें, तो अभी मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि बहुत बड़ी खलीज है और बहुत सारे इशूज हैं जिन पर दोनों, यानी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला इत्तेहाद है और JUI है, उनके दरमियान अभी बहुत फासले हैं, बहुत दूरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक बयानिया बानी पीटीआई नया बयानिया बना रहे हैं, उस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि फौज और पीटीआई को जो दूर कर रही है वो नून लीग की हुकूमत कर रही है, हम दूरियां नहीं चाहते हैं। साथ ही फिर कुछ वो ऐसी ट्वीट्स भी कर देते हैं जिसमें वो पाक फौज पर डायरेक्टली तनकीद करते भी दिखाई देते हैं। ये तजाद है या ये कंफ्यूजन है कि आपने फौज पे तनकीद भी करनी है, और ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो आपकी पार्टी ने किया। फिर आपने जो अलकाबात दिए, कभी आपने लिबरल्स को जानवर कहा, कभी आपने मीर जाफिर मीर सादिक के साथ मिलाया, और भी बहुत सारी बातें की। 71 वाले साने के हवाले से आपने वो ट्वीट किया, आपने वो पिक्चर लगाई जिसका पूरा मनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात भी उन्हीं से करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, वो जिद्दी बच्चा जो होता है उसके साथ तो बात की जाती है, उसकी तनकीद तो की जा सकती है। तनकीद होनी चाहिए, इस्लाह के लिए जरूरी होती है, लेकिन वो तनकीद का आपको पता है मेयार रहा है कि जब भी किसी ने कोई स्टेप इन किया है मुख्तलिफ हवालों से, तो वहाँ पर तनकीद होती रही। लेकिन एक इदारा जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहा है, तो आप उस पूरे इदारे को अपनी लपेट में लेके बात करते हैं। एक बात करें, आपने बात करनी है तो फिर ये इस तरह की बातें छोड़ें, आपने मुज़ाकरात उधर करने हैं तो इस तरह की बातें छोड़ें। ये मियाँ शहबाज शरीफ पे या दीगर लोगों पे तनकीद तो करते हैं कि जी वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज लेकर, लेकिन जब आप खुद भी यही बात करते हैं कि हमने बात सिर्फ उधर करनी है, हमने जमहूरी कुव्वतों से या सियासी कुव्वतों से, आप चले उनको जमहूरी कुव्वतें ना माने, आप सियासी कुव्वतें तो हैं, वो सियासी जमातें तो हैं, उनके फॉलोअर्स तो हैं। आप कहते हैं उनको 18 सीटें मिली थी, उनको 100 सीटें मिल गई। अगर 18 वाले भी हैं फिर भी वो एक सियासी जमात तो हैं, आप उनसे बात, ये लिहाजा तजादात हैं, इसलिए कि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कि कंफ्यूजन है, उनको खुद भी नहीं पता कि हमने क्या करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिन हुकूमत, अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून से भी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूं, बानी पीटीआई ने पांव पकड़ने ही पकड़ने हैं, तो इनकी जान खलासी होनी है। अपना अपना एंगल है चीजों को देखने का। नंबर 1,
इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई बात न करे हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीटीआई पार्लियामान में तो मौजूद है जी। ये सबसे बड़ी बात है कि पीटीआई ने पार्लियामान को ज्वाइन किया, जितने पार्लियामानी प्रोसेसेस आए उन सब में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा लिया, स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया। सो दे आर पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस। उनको ल्योर किया जाता रहा कि आप छोड़ दें पार्लियामान, आप रिजाइन कर दें। ना सिर्फ वो मरकज में पार्लियामान में है, बल्कि पंजाब असेंबली में है, सिंध असेंबली में है, बलूचिस्तान असेंबली में है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है। ज्यादा जितना एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। अब दूसरी बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब, जी 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 जी, और ख्वाजा आसिफ साहब की एक और स्टेटमेंट भी है, आप उसको भी एडअप करके फिर हमें जवाब दे दीजिएगा। कैटेगोरिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए ये कहा है कि चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार किया जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से हुकूमत में आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खाम ख्याली है, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस का जाने का इंतजार किया जाए। या किस अथॉरिटी के तहत ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है उनकी हुकूमत आ जाएगी? ऐसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ। नहीं, वो एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, लेट मी एक्सप्लेन इट जी। बैकग्राउंड ये है कि वो समझते हैं कि जितनी हमारी पिटीशन पड़ी हैं, पीटीआई के हवाले से ख्वाजा आसिफ समझते हैं जितनी पिटीशन पड़ी हैं, और पीटीआई जब नंबर देती है कि हम 180 सीटों पे जीते हुए हैं। अभी आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे झगड़ा मचा हुआ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पीटीआई के मर्जी के बन जाएं तो फिर उनका हर हल्का खुल जाएगा जहां जहां वो हारे हुए हैं। और वो समझते हैं कि इनको फिर फेवर हो जाएगी। और ये जितना जुडिशल प्रोसेस है, जजेस के खत आए, 6 जजेस का खत आया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग में जो रिमार्क्स आते रहे, और उसके साथ साथ अभी ये जो खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, वो 8-5 का है या 11-2 का फैसला है, वो तो क्लियरली आइन को रीराइट करने वाली जो बात है। ये सारे पर्सपेक्टिव, सारे आर्गुमेंट सामने रखकर ये एप्रीहेंशन हुकूमत की तरफ से है कि मे भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चले जाएं, ये मर्जी के बेंच बनवाएंगे। क्योंकि हुकूमत समझती है, अगेन हुकूमत समझती है कि बहुत सारे जजेस जो है इनकी लाइन लेते हैं, और कुछ रिमार्क्स जो आते हैं वो भी हुकूमत समझती है कि इनके फेवर में होते हैं। तो इस तनाजुर में जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। और हर हद का मतलब आज भी हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी आज बिल पे पास करना है हुकूमत ने, इसके भी तो अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे ना। अगर ठीक है, रुक जाए। पर अच्छा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इकोनॉमी की पोजीशन देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात जिस तरह से खराब हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं बैनुल-अक़वामी भी जो बार बार इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहीं नहीं दिखाई देती है। और उसी के बीच में बानी पीटीआई की ये स्टेटमेंट आ रही है कि अवाम तैयार हो जाए, नवंबर दिसंबर में री इलेक्शन होने जा रहे हैं। बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ता। पहले कितने इस तरह के जो बयान हैं वो पूरे हुए। हमें बताया गया कि फरवरी मार्च में खान साहब बाहर आ जाएंगे। कहाँ खान साहब बाहर आए? अदालतों ने तोशाखाना उड़ा दिया, इधर केस उड़ा दिया। वो 190 मिलियन वाला केस जो है, वो सारी जो सजाएं हैं वो कहीं बरियत हो गई, कहीं सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन वो बाहर नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत या आलमी मंजरनामा है, देखें हम बातें तो ठीक है कर लें। आपने फिच की रिपोर्ट देखी, फिच ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को अपग्रेड कर दिया। IMF $1 अरब नहीं दे रहा था, वो बकौल वज़ीर आज़म के हमें नाक रखनी पड़ी। अभी $1 अरब नहीं, $7 अरब के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। और जैसे ही उनके बोर्ड की मीटिंग होगी तो $7 अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर हो जाएगा। इसी तरह चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया रोल ओवर पे वो राजी हो गए। तो ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता जो एक खुदा न खास्ता एक बात थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम बहुत आगे आ गए हैं डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी से, और हम कभी भी श्रीलंका बनने वाले नहीं थे। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर
बाहर वाले ना भी कुछ करें तो अपना इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी स्मूथ सेलिंग। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ट्रोलिंग की जा रही है वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से। उनकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें वे कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम तरक्की पसंद छोटा चाइना बनाना चाहते हैं और उसका जो तरक्याती मॉडल है उसको फॉलो करके पाकिस्तान में भी हम तरक्की चाहते हैं। इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है कि अब हम चीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम रियासत मदीना बनने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर तो सनतकारों को बहुत ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं, वहां इंडस्ट्री को फरोग दिया जाता है, वहां जो आपका एक्सपोर्टर है उसको रिलीफ दिया जाता है, एनर्जी सेक्टर को बेहतर किया जाता है। इतना सब कुछ किस तरह से होगा? कभी चाइना ने भी तो यही सोचा होगा। 1983 में प्राइम मिनिस्टर डेंग ने जो पॉलिसी, रिफॉर्म्स पॉलिसी दी, ये सारे सम्राट उस पॉलिसी। तो डेंग की, प्राइम मिनिस्टर डेंग की पॉलिसी से पहले, रिफॉर्म की पॉलिसी से पहले गुर्बत जो अभी हम कहते हैं कि 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों को उन्होंने या 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर लेके आए। तो ये भी तो हुआ है। चाइनीज में ये कहावत है कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। कहीं ना कहीं तो आपको सिंगल स्टेप लेना है। रियासत मदीना का आपने जिक्र किया, उस वक्त भी पानी पीटीआई जब वजीर आजम थे वो भी कहते थे कि चाइना का मॉडल बहुत अच्छा है तरक्की के लिए। वो बार बार कहते थे करप्शन का खात्मा किया है चीन। वो बार बार कहते थे कि गुर्बत से उठाकर लोगों को एक काबिल इज्जत जिंदगी का लेवल फराहम किया गया है चाइना की तरफ से। जी।